नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद समीक्षा भाग 3 यानी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के पार्ट 3 पर। इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, समीक्षा और समीक्षक, समीक्षा की विशिष्टताएं यानी समीक्षा वैशिष्ट्य। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि मूल्यांकन और समीक्षा में क्या अंतर होता है, समीक्षा और समीक्षक के बीच का संबंध क्या है, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना, शब्दकोश, भाषा शैली तथा पाठ संबंधी असमानताएं क्या क्या होती हैं, तथा अनुवाद समीक्षा का शिक्षणात्मक महत्व भी है क्योंकि इससे अनुवाद में गुणात्मक स्तर पर अपेक्षणीय सुधार आता है। और साथ ही हम जानेंगे कि समीक्षा की विशिष्टताएं क्या क्या हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की कि इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, अनुवाद समीक्षा 1, 2 और 3। अनुवाद समीक्षा 2 में हमने चर्चा की साहित्येतर विषयों की समीक्षा और सोपान, जिसके अंतर्गत ये विभिन्न बिंदु थे: पारिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, अंग्रेजी प्रभाव की अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर अनुवाद की 2 दिशाएं और अनुवाद समीक्षा, संप्रेषण और अनुवाद समीक्षा। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद समीक्षा भाग 3 में समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, समीक्षा और समीक्षक, समीक्षा वैशिष्ट्य और उसके साथ ही इसका निष्कर्ष। आइए जानते हैं मूल्यांकन और समीक्षा में क्या अंतर है। हम इससे पहले अनुवाद मूल्यांकन वाले सत्रों में हमने मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा की थी और समीक्षा वाले विषय पर हमने जो चर्चा की उसमें हमने समीक्षा के बारे में बताया कि किस प्रकार समीक्षा समालोचना से अलग है। लेकिन यहाँ हम जानेंगे मूल्यांकन और समीक्षा में क्या अंतर है। अनुवाद समीक्षा के लिए जैसा कि चर्चा की गई है कि अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म और रिव्यू 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं और वहीं अनुवाद मूल्यांकन के लिए क्वालिटी असेसमेंट और इवैल्यूएशन शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होती है और हम अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत हमने इस पर चर्चा की थी कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है जिसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग उसके चरण बताए हैं। मूल रूप से जो नायडा द्वारा बताए गए चरण हैं विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, वो 3 महत्वपूर्ण चरण जो अनुवादक के स्तर पर किए जाते हैं, यानी अनुवाद का पाठ का विश्लेषण करना, फिर उसका अंतरण दूसरी भाषा में और फिर उसका पुनर्गठन करके वहाँ तक अनुवादक की भूमिका होती है और उसके बाद पुनरीक्षण का काम शुरू होता है, मूल्यांकन होता है और उसके बाद समीक्षा। तो अनुवाद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत ये तीनों चरण आते हैं: पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। क्वालिटी असेसमेंट और अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रायोगिक पक्ष है। मूल्यांकन में अनुवाद के कौशल का परीक्षण होता है, इसमें प्रविधि और पद्धति होती है, जबकि अनुवाद समीक्षा के अपने सिद्धांत तो हैं किंतु इसकी अपनी पद्धति और प्रविधि अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। अनुवाद मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता के लिए अनुवाद का अनुभव होना यदि अनिवार्य नहीं तो अपेक्षित अवश्य है, किंतु अनुवाद समीक्षक से ये भी अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अनुवाद के विषय में बहुत जानकारी रखते हों। उनसे अपेक्षा की जाती है कि पाठ का सही आकलन वे कर सकें। अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन में मूल पाठ की तुलना में अनूदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन किया जाता है, किंतु अनुवाद समीक्षा मूल्यांकन से अधिक आत्मनिष्ठ होती है, जबकि मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। यानी जब अनुवाद मूल्यांकन के विषय में जब हमने विस्तार से चर्चा की थी तो हमने जाना था कि अनुवाद मूल्यांकन के जो अलग अलग आयाम हैं या जो अलग अलग आधार या पद्धतियां हैं उसके अंतर्गत भी मूल पाठ से अधिक लक्ष्य पाठ को देखे जाने की यानी अनुदित पाठ के गुण दोषों के विवेचन की ही पद्धति पर ज़्यादा विचार हुआ। लेकिन अंततः जब हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जिसके अंदर हमने पठनीयता, बोधगम्यता, संप्रेषणीयता, मूल निष्ठता और प्रयोजन सिद्धि की बात की, तो उसके अंतर्गत ये देखा गया कि अनुवाद के अंतर्गत अनुदित पाठ के साथ मूल का भी एक समन्वय होना चाहिए, जबकि मूल्यांकन या समीक्षा है वह अधिक आत्मनिष्ठ होती है, जबकि मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, यानी वे अधिक वस्तुनिष्ठ तरीके से उसकी जांच करता है, जबकि समीक्षा में समीक्षक तटस्थ रहकर भी समीक्षक का अपना कुछ जो सोच है या अपना जो तरीका है सोचने का वह उसमें उस पर झलकने लगता है। अनुवाद समीक्षा के लिए समीक्षक का अनुवादक होना अनिवार्य नहीं है परंतु अपरिहार्य भी नहीं। मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक को अनुवाद सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। अनुवाद समीक्षा के 2 प्रकार हैं, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। हम साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में जब इस पर हमने चर्चा की थी कि जब हम अनुवाद की साहित्यिक आधार पर चर्चा करते हैं या उसकी समीक्षा करते हैं तो उसके 2 प्रकार हैं, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। और अनुवाद मूल्यांकन के भी 2 प्रकार हैं, प्रभाववादी मूल्यांकन और व्यवहारवादी मूल्यांकन। वर्णनात्मक समीक्षा में मूल पाठ के एक अनुवाद की समीक्षा की जाती है, यानी अगर अंग्रेजी और हिंदी के ही बात करें तो अंग्रेजी पाठ का हिंदी में हुआ अनुवाद या हिंदी पाठ का अंग्रेजी में हुआ अनुवाद, उन दोनों के बीच में
उनकी तुलना की जाती है, उनके वर्णनात्मक आधार पर उनमें कंपैरिजन किया जाता है कि अनुवाद सही हुआ या नहीं। प्रभाववादी मूल्यांकन में भी अनुदित पाठ की प्रभावोत्पादकता ही आंकी जाती है। तुलनात्मक समीक्षा में मूल पाठ के न्यूनतम 2 अनुवादों की समीक्षा होती है, यानी एक मूल पाठ और उसके एक ही भाषा में किए गए 2 अनुवाद, या एक से अधिक भाषाओं में किए गए 2 या 2 से अधिक अनुवाद, तो उनके बीच में जब तुलना की जाती है तो उसे हम तुलनात्मक समीक्षा कहते हैं, क्योंकि वहाँ एक पाठ की तुलना अन्य अनुवादों से, जो एक से अधिक जो अनुवाद हैं विभिन्न भाषाओं में, उनसे उनकी तुलना की जाती है। ये त्रिकोणीय पद्धति है जिसके अंतर्गत एक पाठ के कई अनुवाद होते हैं, कम से कम 2 अनुवाद, उसमें तुलनात्मक रूप से उनकी जांच की जाती है समीक्षा के संदर्भ में। मूल पाठ से तुलना, दूसरी ओर अनुवादों के बीच तुलना, यानी जो एक मूल पाठ है उसके अतिरिक्त जो 2 अनुवाद हैं या 2 से अधिक अनुवाद हैं उनके बीच तुलना। व्यवहारवादी मूल्यांकन का केंद्र बिंदु है पाठक वर्ग, यानी क्योंकि व्यवहारवादी मूल्यांकन की चर्चा की जा रही है तो पाठक केंद्र में है कि पाठक की दृष्टि से वह पाठ संप्रेषणीय है या नहीं है, या कहीं किसी तरह की कोई कमी है, तो पाठक की दृष्टि से उसकी जांच पड़ताल करना या उसकी गुणवत्ता को तय करना, उसका परीक्षण किया जाता है। तो पाठकों की प्रतिक्रिया के अनुसार गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है व्यवहारवादी मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत। अनुवाद समीक्षा विषय के अनुसार ही की जाती है। विद्वानों द्वारा मूल्यांकन के लिए 4 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्धि, यानी जो 4 बिंदु जब अनुवाद मूल्यांकन के तहत हम पढ़ रहे थे कि ये मूल पाठ मूल के करीब हो, यानी मूल के प्रति उसका वो न्याय करे, पठनीय हो, साथ ही बोधगम्य हो, और जिस प्रयोजन से उसका अनुवाद किया जा रहा है वह प्रयोजन पर खरा उतरे, यानी जिस प्रयोजन के लिए इसका अनुवाद किया गया वो सही हो। साहित्यिक और साहित्येतर के लिए दोनों बिंदु समान ही हैं। अनुवादक की सफलता या विफलता की जांच समीक्षक करते हैं। अनुवादक और अनुवाद कार्य की सफलता और विफलता की जांच के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता प्रयोजन सिद्धि के आधार पर भी मूल्यांकन करते हैं, यानी अनुवाद की सफलता विफलता की जांच जहां समीक्षक करते हैं, अनुवादक और अनुवाद कार्य की सफलता और विफलता की जांच के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता प्रयोजन सिद्धि के आधार पर भी मूल्यांकन करते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समीक्षा और मूल्यांकन दोनों में मूल पाठ की निकटता देखी जाती है, दोनों में अंतर संबंध है, इसीलिए समीक्षा और मूल्यांकन को एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है। जो मूलभूत अंतर इन दोनों विधाओं में या इन दोनों जो चरण हैं अनुवाद प्रक्रिया के, वो विशेष रूप से ये है कि अनुवाद मूल्यांकन का जो कार्य है वह अधिकांश किसी पुस्तक के या किसी पाठ के प्रकाशन से पूर्व होता है, यानी पुनरीक्षण करता है कि जब भूमिका खत्म हो जाती है तो वहाँ से एक बार उसका मूल्यांकन करवा के पाठ छापने से पहले या पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले उसका मूल्यांकन करवाया जाता है। लेकिन समीक्षा का जो काम है या समीक्षा का जो प्रकार है या समीक्षा का जो चरण है वह मूलतः पुस्तक या पाठ के प्रकाशित होने के बाद ही शुरू होता है, जहाँ समीक्षक गुण दोषों का विवेचन पाठ के कथ्य के आधार पर, भाव के आधार पर और उसकी भाषा, शिल्प, व्याकरण के आधार पर उनके गुण दोषों का विवेचन करते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही समीक्षा और मूल्यांकन, लेकिन जो इनमें असमानता की बिंदु है ये कि एक का काम मुख्य रूप से प्रकाशन से पूर्व होता है और समीक्षा का काम निश्चित रूप से मूल्यांकन अनुवाद के बाद यानी प्रकाशन के बाद। अब हम जानेंगे समीक्षा और समीक्षक के संबंध के बारे में कि क्रिटिसिज्म और क्रिटिक की आपस की जो तालमेल है वो क्या है। अंग्रेजी में समीक्षा के लिए रिव्यू और क्रिटिसिज्म शब्द प्रयोग किया जाता है। किसी नई पुस्तक का परिचय देना हो तो रिव्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार जब किसी पुस्तक, कोई नई पुस्तक बाज़ार में आती है, चाहे वह अनुदित पुस्तक हो या मूल पुस्तक हो, उस पर जो रिव्यू लिखा जाता है, उस पर जो टिप्पणी की जाती है उसे हम रिव्यू कहते हैं। जबकि जो आलोचना है या समालोचना की जब हम बात करते हैं तो उसमें अनुवादक जो समालोचक है या आलोचक है उनका अपना निजी राय, उनकी अपनी मौलिक समझ भी उसमें द्रष्टव्य होती है। सीमित रूप में परिचय के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए समीक्षा, क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण भाषिक संरचना, सामाजिक, सांस्कृतिक शैली और व्याकरणिक स्तर पर होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो जब हम अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत जब हमने जिक्र किया था तो विश्लेषण के जो आयाम था या विश्लेषण का जो चरण था उसके अंतर्गत अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का विश्लेषण करें तो उसको भाषिक आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर, विषय के आधार पर, कथ्य और तथ्यों के आधार पर, व्याकरणिक स्तर पर भी उसकी जांच करें और उन संदर्भों को या उन बिंदुओं को रेखांकित करते चले जो उनके लिए अनुवाद के समय कोई चुनौती हो सकती है। उसी प्रकार जब पुनरीक्षक अपना काम करते हैं तो पुनरीक्षक भी विश्लेषण के बिंदु पर जब काम करते हैं तो इसी आधार पर भाषिक संरचना, पाठ,
उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, उसकी व्याकरणिक स्तर या उसका जो कथ्य है, उसकी जो शैली है, उन सभी आधारों पर पाठ को जांचते परखते हैं। मूल्यांकनकर्ता की भी भूमिका यही होती है। उसी प्रकार समीक्षक को भी जब एक पाठ को की जब जांच करते हैं या पाठ पर जब टिप्पणी करते हैं, तो विभिन्न आधारों पर उसका विश्लेषण करते हुए वे उस पर चर्चा करते हैं। प्रमुख अनुवाद चिंतक पीटर न्यूमार्क ने अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद समीक्षा यानी ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म के बारे में विस्तार से विवेचन किया है। इसमें उन्होंने समीक्षक द्वारा समीक्षा करने के लिए मापदंड और समीक्षा योजना के बिंदुओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि समीक्षक को अनुवादक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे अनुभवी होना चाहिए। यानी ये आवश्यक नहीं है कि साहित्य का अगर कोई रिव्यू कर रहे हैं या किसी साहित्यिक किताब का अगर कोई रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो वे साहित्यकार हों। लेकिन ये आवश्यक है कि उन्हें साहित्य की समझ हो, ताकि जब वे समीक्षा करें तो वो उसे उसकी परंपरा में रखकर देख सके, उसे इस संदर्भ में देख सके कि जिस विषय को लेखक ने उठाया है वे कितना प्रासंगिक है, वो अपनी परंपरा में कहाँ ठहरता है, उस लेखक का या समाज में क्या स्थान है, उस वह पाठ या वह पुस्तक सामाजिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से क्या नया जोड़ने वाली है। उसी तरह अनुवाद समीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि बेशक अनुवादक न हो, लेकिन अनुवाद की समझ उन्हें अवश्य हो, ताकि वे सही तरीके से उसकी समीक्षा कर सकें, उसके गुण दोषों का विवेचन कर सकें, उस पाठ के महत्व की बात कर सकें, उसका भाषाई स्तर पर या कथ्यगत स्तर पर उसका विश्लेषण कर सकें और उसमें उसकी सही जांच परख करके उनके गुण दोषों का सही विवेचन की क्षमता उनमें हो। तो ये आवश्यक है कि एक समीक्षक होने के नाते उनमें इन सब गुणों की गुण हो, वे एक अनुभवी व्यक्ति हों, ताकि वो उस पाठ के साथ सही न्याय कर सके। परंतु उसमें उन्हें अनुभवी होना चाहिए। भाषा के व्यवहारिक और संरचनात्मक दोनों पक्षों की जानकारी अपेक्षित है। उसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पाठ के संदर्भ में और पाठ की संरचना के संदर्भ में दोनों के बारे में उन्हें बेसिक समझ अवश्य हो, ताकि वे समीक्षा के अपने कार्य में उसे न्यायपूर्ण तरीके से उसे वे कर सकें। अब हम जानते हैं न्यूमार्क ने किस प्रकार अनुवाद समीक्षा के मापदंड निर्धारित किए हैं। पहला वो कहते हैं शुद्धता और संपन्नता दोनों अनुवादक और समीक्षक की निष्ठा तथा स्तरीयता के अनुसार होनी चाहिए। यानी अगर अनुवादक ने कोई पाठ अनुवाद किया है तो उसकी स्तरीयता की जांच उसकी शुद्धता और संपन्नता के आधार पर की जाती है। उसी तरह समीक्षक की निष्ठा तथा स्तरीयता के अनुसार ही उसकी भी जांच की जाए। यानी कि पाठ जब समीक्षक किसी पाठ का विवेचन करें तो उनकी अपनी समझ, यानी वो उसमें इतना अवश्य उनकी अनुवादक, कई बार ये भी होता है जैसे हमने मूल्यांकन के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि यदि मूल्यांकनकर्ता अनुवादक की विचारकी को या अनुवादक की अपनी जो उनकी जो मनस्थिति थी, जिस कारण उन्होंने किसी खास शब्द का अनुवाद नहीं किया या उसका लिपंतरण किया या किसी खास शब्द के अनुवाद में या किसी परिकल्पना के संदर्भ में, अवधारणा के संदर्भ में उन्होंने उसका अनुवाद न करके उसे टिप्पणी के माध्यम से स्पष्ट किया, तो ये जो उन अनुवादक ने जो अपनी रणनीति के हिसाब से जब किसी पाठ का अनुवाद किया और वही पाठ जब पुनरीक्षक के पास या मूल्यांकनकर्ता के पास जाता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि मूल्यांकनकर्ता चाहे अनुवादक ना हो, लेकिन उन्हें इतनी समझ अवश्य हो कि अनुवादक ने जो अपनी विशेष दृष्टि का जो यहाँ परिचय दिया है या किसी खास संदर्भ में उस पाठ को देखा है, उसकी समझ उन्हें हो, ताकि वह न्याय कर सकें कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी टिप्पणी, या हम समीक्षा की बात करें तो उनकी जो अपनी टिप्पणी है वो कहीं मूल का जो वास्तव में जो अच्छा अनुवाद हो सकता था उस पर उन्होंने कहीं ना किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया है। तो ये आवश्यक है कि अनुवादक और समीक्षक के बीच में भी एक अच्छा तालमेल हो, ताकि अनुवादक ने जो कहा या अनुवादक ने जो अनुवाद किया उसकी सही समझ भी समीक्षक के पास होनी चाहिए। मूल पाठ से मुक्त होकर बिना किसी रुकावट के अनुदित पाठ में सहजता, स्वाभाविकता, बोधगम्यता और पठनीयता होनी चाहिए। इसकी जांच भी मूल्यांकनकर्ता भी और समीक्षक भी करें कि जब हम कोई पाठ अनुवाद करते हैं, और जब हम अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत भी हमने जब जिक्र किया था तो हमने इस पर चर्चा की थी कि जो अनुवादक की भूमिका है वो किस प्रकार बदलती है। जब वे किसी पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं तब तो वहाँ उनकी भूमिका एक पाठक की होती है, जब वे पाठक के रूप में उस पाठ का अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ही वे उसमें अंतरण की प्रक्रिया में आते हैं, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जब पाठ का स्थानापन्न कर रहे होते हैं, तब उनकी भूमिका अनुवादक की हो जाती है। किस प्रकार वे भाषाविद होते हैं और भाषा के दृष्टि से उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक है। लेकिन जब वे पुनर्गठन की प्रक्रिया में आते हैं, जब उस पाठ को अंतिम रूप दे रहे होते हैं, तब उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे लक्ष्य पाठ जो वो निर्मित कर रहे हैं उसमें वो इस कदर डूबे हों या वो अनुवाद करते हुए इतना उसे खूबसूरती से करें या इतना अच्छे से करें कि वे उसके अंतर्गत एक तरह से रचयिता की भूमिका में, यानी क्रिएटर की भूमिका में आ जाए। तो आप वहाँ ये जो अनुवाद की प्रक्रिया है वो दिखाई ना दे, यानी अनुवाद इतना अच्छे तरीके से किया जाए कि वो पूरी तरह से संप्रेषणीय हो जाए।
वही यहाँ इस समीक्षक से भी यहाँ अपेक्षा की जा रही है कि मूल पाठ से मुक्त होकर बिना किसी रुकावट के अनुदित पाठ में सहजता, स्वाभाविकता, बोधगम्यता, पठनीयता, इन सब की जाँच समीक्षक कर सके, समीक्षक की जांच कर सके, समीक्षक के देख सकें, वे अपनी बात कह सकें कि जो पाठ अनुदित हुआ है वह मूल से कितना प्रभावित है, यानी वो कितना अनुवाद जैसा लग रहा है। और जब हमने साहित्येतर अनुवाद के संदर्भ में बात की थी तो वहाँ ये और ज़्यादा अपेक्षित होता है कि जब हम साहित्येतर पाठ का अनुवाद करते हैं तो अक्सर अनुवाद जैसा ही लगता है। वहाँ समीक्षा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि मूल का प्रभाव इतना अधिक ना हो कि भाषा पूरी तरीके से अनुवाद ही ना हो पाई हो या पाठ पूरी तरीके से संप्रेषित ना हो पाया हो। तो ये न्यूमार्क के अनुसार जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि किस प्रकार एक समीक्षक को, मूल्यांकनकर्ता को, पुनरीक्षक को, अनुवादक को, सभी को अपने अपने स्तर पर इस पाठ को इस तरीके से देखा जाए कि जब अनुवाद हो, यानी जब वो फाइनल स्टेज पर हो ट्रांसलेशन, यानी जब उसको हम पुनर्गठन रिफॉर्मेशन कहते हैं, उस स्तर पर वह पाठ कहीं भी रुकावट पैदा करने वाला ना हो, उसमें एक फ्लो हो, उसमें एक स्वाभाविकता हो, उसमें बोधगम्यता हो और पूरी तरह से संप्रेषणीय हो। समीक्षक योजनाबद्ध होकर किसी कृति की समीक्षा करते हैं तभी वे सही ढंग से कृति का मूल्यांकन कर सकते हैं। न्यूमार्क के अनुसार समीक्षा योजना की बिंदु निम्न प्रकार से हैं। न्यूमार्क यहाँ सुझाते हैं कि किस प्रकार समीक्षक को अपना काम करना चाहिए। मूल पाठ का उद्देश्य और व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण। समीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ की समीक्षा करें तो सबसे पहले वे ये जाने कि मूल पाठ का उद्देश्य क्या था, क्या अनुवादक ने मूल पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया है या नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनुवादक की अपनी दृष्टि हावी हो जाती है, तो इसको पकड़ने का काम या इसको देखने का काम या उस पर टिप्पणी करने का काम मूल्यांकन करता या समीक्षक का हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि अगर मूल रचना में कुछ खास संदर्भ इस संदर्भ में आते हैं जिनको अनुवाद करते समय उन पर विशेष विचार किए जाने की आवश्यकता है, ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है, और अनुवादक यदि अपनी किसी खास समझदारी के तहत ऐसे कुछ पाठों का, कुछ हिस्सों का, कुछ संदर्भों का, कई बार कुछ फ्रेजेस का अनुवाद न करके उन्हें एज इट इज़ रिटेन कर लेते हैं, एज इट इज़ वो दूसरी भाषा में ले जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा एक समीक्षक होने के नाते, या समीक्षक को समझना होगा कि वे पहले तय करें कि मूल पाठ का उद्देश्य क्या था और व्यवहारिक पक्ष की दृष्टि से वह अनुवाद ठीक हुआ है या नहीं। तो इन दोनों ही तत्वों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उसके साथ ही मूल पाठ के लक्ष्य के अनुसार अनुवादक द्वारा प्रतिपादित आर्थी विश्लेषण, साथ में अनुवाद प्रक्रिया तथा अनुवाद की पठनीयता का विश्लेषण। मूल पाठ का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ वह दूसरी भाषा में जा रहा है पाठ, वो आर्थिक रूप से अर्थगत दृष्टि से क्या वो पूरी तरीके से संप्रेषित हो रहा है, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की पठनीयता की दृष्टि से क्या वह अनुवाद अपनी पठनीयता तो कहीं नहीं खो दे रहा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इस सभी की जांच अनुवादक के बाद जिन तीन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका है, पुनरीक्षक, मूल्यांकनकर्ता और समीक्षक, उनकी बनती है। और क्योंकि हम यहाँ समीक्षण की चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, तो समीक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का मूल्यांकन करें या समीक्षा जब वे करें, तो समीक्षा करते समय वे यूं ही किसी पाठ को पढ़कर उस पर अपनी टिप्पणी न दें, बल्कि वह ब्यौरेवार तरीके से एक सिस्टमाइज मैनर में उन मुद्दों पर चर्चा करें कि क्या मूल पाठ का उद्देश्य संप्रेषित हुआ या नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से क्या पाठ का अनुवाद ठीक से हुआ या नहीं, मूल पाठ के लक्ष्य के अनुसार अनुवादक द्वारा जो प्रतिपादित अर्थ था वो उसका विश्लेषण ठीक हुआ या नहीं, साथ में जो अनुवाद की जो प्रक्रिया जिसका फॉलो किया जाना था, जैसे कि अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत जो विश्लेषण और अंतरण की प्रक्रिया होती है, या हम जब पुनर्गठन की बात करते हैं तो जब जो पाठ है उस पाठ के हिसाब से उसकी प्रक्रिया में भी बदलाव आता है। यदि वह साहित्यिक पाठ है, यदि वह सांस्कृतिक किस्म का पाठ है, तो भाषा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा, अनुवादक का सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन अगर वह साहित्येतर अनुवाद है, अगर वह ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद है, अगर वह किसी खास विधा का साहित्य है, किसी खास क्षेत्र विशेष का साहित्य है, तब वहाँ अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उसकी अपनी भी जो प्रक्रिया है अनुवाद की बदलेगी। वे अंतरण करते समय इस चीज़ का, उसके स्वरूप का, उसकी शैली का, उनकी विशिष्टताओं का, जिस पाठ का वे अनुवाद कर रहे हैं, उन सब का ध्यान रखें। तो समीक्षक होने के नाते समीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि क्या पाठ की ज़रूरत के हिसाब से, जो पाठ की जो अपनी प्रयुक्ति है जिसका हमने अभी जिक्र किया था, उस प्रयुक्ति के हिसाब से क्या अनुवादक या अनुवादिका ने अपनी रणनीति तय की थी या नहीं। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत जब वे विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन करते हैं, तो क्या इस अंतरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया में जो प्रयुक्ति के साथ जो न्याय होना चाहिए था, जो जिस संदर्भ विशेष की भाषा है, संदर्भ विशेष का जो कंटेंट है,
उसके साथ क्या सही से न्याय हो पाया नहीं, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुवाद हुआ और उसकी पठनीयता कहीं खंडित हो गई। तो इस दृष्टि से भी उसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। लक्ष्य पाठ के वैशिष्ट्य तथा वर्ग को देखते हुए मूल पाठ से उसका व्यापक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। यानी लक्ष्य पाठ के जो वैशिष्ट्य है तथा वर्ग को देखते हुए उसका मूल पाठ से तुलनात्मक अध्ययन इस आधार पर किया जाए कि जब कोई पाठ अनुवाद होकर किसी दूसरी भाषा में जब पुनर्स्थापित होता है या उसे जब रखा जाता है दूसरी भाषा में, जब उसे रोपा जाता है, तब वह ऐसा ना हो कि वो एक अजनबी सा पाठ बनकर उस नई भाषा में आए। क्योंकि जब हमारा सभी का अपना अनुभव है कि जब कोई अनुवाद बहुत अधिक अनुवाद लगता है तब उसे पढ़ने में वह रुचि नहीं आती जिसकी हमें अपेक्षा थी। जैसे हम अक्सर महसूस करते हैं कि जो साहित्येतर संदर्भों के जो अनुवाद होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अनुवाद की प्रक्रिया जिसे दिखना नहीं चाहिए वह दिखने लगती है। शब्दों के प्रयोग में, वाक्य के संरचना में, कई बार मूल भाषा की वाक्य की संरचना को ही फॉलो कर लिया जाता है। कई बार अनुवाद का काम का दबाव इतना अधिक होता है अनुवादक पर, या मांग इतनी अधिक होती है, या वो सरकारी स्तर पर जब वह काम होता है तो कई बार बहुत सारी त्रुटियाँ उसमें छूट जाती हैं। तो ये जो विशेषता देखे जाने की कि लक्ष्य भाषा मूल के का निर्वाह करते करते कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य पाठक के पास जिस रूप में पाठ को पहुंचना चाहिए था उस रूप में भी पहुंचा ही नहीं। तो लक्ष्य पाठ की वैशिष्ट्य तथा वर्ग को देखते हुए मूल पाठ से उसका व्यापक तुलनात्मक अध्ययन हो, अनुवाद पूर्ण भी हो और लक्ष्य पाठक की दृष्टि से उन्हें संप्रेषणीय भी हो, उन्हें समझ भी आए, उनके लिए बोधगम्य भी हो। अनुवाद मूल्यांकन अनुवादक की शर्तों के अनुसार तथा समीक्षक की शर्तों के अनुसार। यानी कि जब अनुवाद का मूल्यांकन कार्य किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि अनुवादक ने किस तरीके से पाठ का अनुवाद किया। मूल्यांकनकर्ता और समीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसके अनुसार वे उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कहीं भी बहुत जल्दबाजी में या हड़बड़ी में या किसी खास कारण के चलते उस पाठ से कहीं विचलित ना हो जाएं, या पाठ के प्रति यदि वे टिप्पणी कर रहे हैं अनुवाद मूल्यांकनकर्ता समीक्षक होने के नाते, तो इन सब चीज़ों का भी वे ध्यान रखें। अनुदित रचना का लक्ष्य भाषा की संस्कृति या अनुशासन में मूल्यांकन। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अनुवाद समीक्षा के लिए समीक्षक में प्रतिभा और कल्पना के गुण आवश्यक है, जिससे वे अनुवाद सिद्धांत के प्रासंगिक पक्षों का अनुवाद के लिए उचित अनुप्रयोग कर सके। तो जैसा हमने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक अनुवादक साहित्यकार हो, अगर वह साहित्य का अनुवाद करें, लेकिन साहित्य की समझ उन्हें अवश्य होनी चाहिए। उसी प्रकार जब हम एक समीक्षक की बात करते हैं, अनुवाद समीक्षक की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें अनुवाद आता हो, लेकिन अनुवाद की सही समझ उन्हें अवश्य होनी चाहिए। अगर उन्हें अनुवाद की सही समझ होगी, अगर उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में सही जानकारी रखेंगे, तो उस अनुप्रयोगिक संदर्भ में जब उसका वे प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो अप्लाइड फॉर्म है उसका, उसमें उसे सही तरीके से उसको कार्यान्वित कर सकेंगे या उस पर सही अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे। आइए हम जानते हैं समीक्षा की विशिष्टताओं के बारे में। अनुवाद कार्य में समीक्षा के महत्व और अनुवाद की स्तरीयता निर्धारण के आलोक में समीक्षा का अपना विशिष्ट स्थान है। यानी समीक्षक की जो भूमिका है वह मूल रूप से अनुवाद की स्तरीयता को तय करने का काम भी करती है। जब समीक्षक किसी अनुवाद पर अनुवाद समीक्षा के संदर्भ में क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो अनुवाद समीक्षक जब किसी अनुवाद पर टिप्पणी करते हैं तो उनकी टिप्पणी का महत्व होता है और उस महत्व से ही तय होता है कि क्या वह रचना ठीक से अनुदित हुई या नहीं, और अगर उसमें कोई कमियां या खामियां हैं तो प्रकाशक, लेखक या जिन्होंने चाहा अनुवादक, वे चाहे तो उसे अगले फॉर्म में उसको एक तरह से उसको संशोधित करके उसे पुनः प्रकाशित करवा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो समीक्षक की भूमिका है वह अनुवाद की स्तरीयता निर्धारण करने का काम करती है। अनुवाद शिक्षण में अनुवाद समीक्षा मुख्य बिंदु है। जब हम अनुवाद शिक्षण की बात करते हैं, जब हम अप्लाइड ट्रांसलेशन में खासतौर पर अनुवाद समीक्षा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि वह पाठ प्रकाशित नहीं हो जाता, और प्रकाशित होने के बाद जब उस पर जो समीक्षक की टिप्पणी आना या समीक्षक का जो अपना विचार है वो स्पष्ट ना हो, जिससे ये तय होता है कि अनुवाद स्तरीय था या नहीं। अनुवाद कार्य के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है, जैसे हमने भी चर्चा की। तो यदि समीक्षक ये टिप्पणी कर देते हैं कि अनुवाद में किसी तरह की कोई कमी थी, तो उसे वक्त रहते या समय के साथ और आगे आने वाले जो उसके संस्करण हैं उनमें उनको सुधारा भी जा सकता है। समीक्षा द्वारा अनुवादक की क्षमता में वृद्धि होती है। समीक्षा उसके ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करने का कार्य करती है। मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में अनुवाद क्षमता भी बढ़ती है। अनुवादकों के सामने श्रेष्ठ अनुवाद का मानक उपस्थित होता है। गुण दोष विवेचन के उपरांत सुधरे हुए अनुवाद को अनुवादक आदर्श मानकर अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यानी जब कोई पाठ का अनुवाद किया जाता है, तो हमने जब इस पर भी चर्चा जब हमने की थी, तो हमने विचार किया था कि जब कोई अनुवादक किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं
तब वो अनुवाद करते समय कई बार उस पाठ से इतना गहन रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो पहली अपेक्षा या पहली जो शर्त है अच्छे अनुवाद की, वह ये है कि अनुवादक या अनुवादिका विश्लेषण के दौरान जो उसके अनुवाद की जो पहली प्रक्रिया है उसके अंतर्गत पाठ का अर्थ ग्रहण इस स्तर पर करें कि वो लेखक की मनस्थिति पर उतर जाए। तो जब लेखक की मनोभूमि पर उतरने की जो प्रक्रिया में होते हैं, तो कई बार अनुवाद करते समय एक फ्लो में होने के कारण भी उनसे त्रुटियां हो सकती हैं, जिसे वह पुनर्गठन के अपने संदर्भ में सुधार सकते हैं। फिर पुनरीक्षण के स्तर पर, मूल्यांकन के स्तर पर भी उस पर टिप्पणी की जा सकती है, और समीक्षा के स्तर पर अंतिम रूप से हम एक कह सकते हैं कि अनुवाद पर एक राय आ सकती है, जिससे कि अनुवादक चाहें तो उससे माध्यम से अपने जो अनुवाद की जो उनके जो कार्य है, व्यवहार है, उसमें भी वे सुधार ला सकते हैं। अनुवाद के प्रति अनुवादक के जो लक्ष्य होते हैं, अनुवाद समीक्षा उन्हें विकल्पों के साथ चुनने में सहायता करती है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के स्तर पर तुलनात्मक साहित्य में या साहित्य के अनुवाद या अन्य तकनीकी अनुवादों में अनुवाद समीक्षा मील के पत्थर के रूप में उपयोगी है। यानी शैक्षणिक पाठ्यक्रम के स्तर पर तुलनात्मक साहित्य में जब हम तुलनात्मक साहित्य की जब चर्चा करते हैं, तो तुलनात्मक साहित्य में ये समीक्षक की भूमिका, जैसे अगर हम तुलनात्मक साहित्य की बात करें तो तुलनात्मक साहित्य में अक्सर जब दो साहित्यों की तुलना की जाती है, तो जो तुलनाकार हैं, यानी जो उस पर काम कर रहे हैं, वो समीक्षक की भूमिका में होते हैं। और जब वे समीक्षक की भूमिका में होते हैं, तो समीक्षक की भूमिका में होने के नाते जब इन दो पाठों का, या कई बार जब हम तुलनात्मक संदर्भ में करें तो एक मूल पाठ का विभिन्न अनुवादों के साथ जब वे तुलना करते हैं, तो उनके द्वारा जो की गई टिप्पणियाँ होती हैं वो कई बार बहुत सहायक होती हैं उस पाठ को सुधारने में, पाठकों को एक सही राय देने में, पाठकों को ये समझने में कि जो अनुवाद पढ़ रहे हैं वो कितना खरा है, कितना उसमें दोष हैं, कहाँ कहाँ अनुवादक ने छूट ली है, या विभिन्न स्तरों पर जब उसका भाषाई स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, भाषा के व्याकरणिक स्तर पर जब उसकी जब विस्तृत व्याख्या की जाती है, विस्तृत विवेचना की जाती है, तब ये विशेष रूप से एक ऐसे पाठ की निर्मिति में सहायक होते हैं। ये कई बार एक ऐसे केस स्टडी के रूप में हमारे सामने होते हैं, जिसके माध्यम से न केवल अनुवादक सीखते हैं, बल्कि अगर हम रिसर्चर्स की बात करें तो रिसर्चर्स को एक सही गाइडलाइन मिलती है, स्टूडेंट्स को, पाठकों को एक सही समझ मिलती है कि किस प्रकार किसी पाठ का जब अनुवाद किया जाए तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव स्टडीज़ के जो एक डिसिप्लिन है, वहाँ पर किस प्रकार समीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे विभिन्न अनुवादों के उपलब्धता के माध्यम से उनकी जांच करते हैं, और उनकी जांच पर भी अपनी विशेष टिप्पणी, जो एक कहा जा सकता है कि उनकी जो अपनी विशेषज्ञ की जो टिप्पणी है वे उसे देते हैं। अनुवाद समीक्षा से विशिष्ट कालखंड में और विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में अनुवाद संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला जा सकता है। यानी विशिष्ट कालखंडों में जो अनुवाद किए गए या जो ज्ञान के जो क्षेत्र थे उनमें जो हुआ, या उनमें जो एक तरह का परिवर्तन देखने को मिला, या साहित्य के अनुवादिक स्तर पर जो चूक हुई, या जो अगर विशेष अच्छा अनुवाद है, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि अनुवाद समीक्षक की जो टिप्पणी है, या जो उनकी अपनी जो व्याख्याएं हैं, या जो उनके अपने विवेचन है, वो किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अनुवाद समीक्षा द्वारा हमें महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं तथा महत्वपूर्ण अनुवादकों के अनुवाद कार्य के विवेचन और मूल्यांकन में सहायता मिलती है। क्योंकि अब यहाँ अनुवाद समीक्षा की चर्चा की जा रही है, तो महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं और उनका जो अनुवाद हुआ, उन दोनों की राय, उन दोनों के प्रति जो समीक्षक की अपनी राय है कि मूल रचना में जो भाव था वो किस तरीके से क्या महत्वपूर्ण था उसमें, और समीक्षा अनुवादक ने उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करते समय उसने कालखंड के आधार पर कहाँ छूट ली। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि बहुत सारी कविताएं या बहुत सारा साहित्य ऐसा है जो विभिन्न कालखंडों में एक मान लीजिए कि बहुत पुराना कोई साहित्य, प्राचीन साहित्य को आज हम आधुनिक समय में जब उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद करते समय अनुवादक को समय या कालखंड की सीमाओं के कारण उन्हें अलग रणनीति के तहत अनुवाद करना पड़ता है। अगर पद्य है तो उसका गद्य के रूप में अनुवाद करना, अगर किसी खास शैली में अनुवाद किया, मूल पाठ लिखा गया, तो उस शैली को तोड़कर एक स्पष्ट, या कहा जाए कि खाली एक फ्लैट ट्रांसलेशन कर देना। तो इस सब पर जो समीक्षक की जो अपनी टिप्पणियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं कि किस प्रकार ये कालखंड में जो दो पाठ लिखे गए उनके जो अनुवाद हुए, तो अनुवाद के दौरान क्या क्या चीज़ें आई, किस तरह समय बदला, और समय बदलने के साथ क्या क्या परिवर्तन देखे गए, और जिस पाठ का अनुवाद किया गया है वो किस तरह आज के समय में, जिस खास विशेष समय में उसको अनुवाद किया गया उसके लिए उपयोगी है। तो अगर हम देखें अनुवाद समीक्षक की जो भूमिका है वो शैक्षणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी टिप्पणी कई बार एक तरह से उस क्षेत्र के में एक शोध का काम भी करती है कि उन्होंने जो लिखा या उनकी जो टिप्पणियाँ हैं वो उस विषय विशेष के बारे में वह ज्ञान प्रदान कर रही होती हैं जिसके बारे में हमने अनुवाद के दौरान या मूल रचना के दौरान शायद उसे नहीं जाना था। अनुवाद समीक्षा द्वारा हम मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के शब्दकोश, व्याकरण, भाषा शैली एवं पाठ प्रारूप संबंधी समानताओं और असमानताओं का समीक्षात्मक विवेचन भी कर सकते हैं।
अनुवाद समीक्षक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित प्रविधि अपनाते हैं जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। तो किस प्रकार समीक्षक, और हम देख सकते हैं जैसे तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में हमने कहा, तो वहाँ जो हमारे रिसर्चर्स हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो एक तरह से उनकी भूमिका समीक्षक की ही भूमिका है, जहाँ वे उस पर गहन अध्ययन करके उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या जो उनके गुण दोषों का जो विवेचन वे विस्तृत रूप से कर रहे हैं, वह एक तरह से उस पर चर्चा है। तो किस प्रकार जो समीक्षक की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार वह एक बेहतर पाठ निर्माण में या पाठ को अनुवादित पाठ हो या अगर हम केवल समीक्षा की बात करें तो समीक्षक के रूप में किस प्रकार वे पाठ की स्तरीयता को बढ़ाने में, उसकी गुणवत्ता में सुधार में किस प्रकार उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें हमने चर्चा की अनुवाद समीक्षा के विभिन्न पक्षों पर। हमने जाना कि अनुवाद समीक्षा अनुवाद पुनरीक्षण मूल्यांकन से भिन्न है तथा इसका मूल ध्येय और उपादेय अनुवाद की स्तरीयता को बताना है। अनुवाद समीक्षा वास्तव में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करता है। अनुवाद समीक्षा तथा समालोचना में काफ़ी समानता है, लेकिन अनुवाद समीक्षा इसलिए अनुवाद प्रक्रिया में एक विशिष्ट चरण है क्योंकि इसमें मूल पाठ का विश्लेषण किया जाता है। अनुवाद समीक्षा मूलतः दो प्रकार की होती है जिसकी चर्चा हमने साहित्यिक अनुवाद समीक्षा के संदर्भ में की। वर्णनात्मक समीक्षा का विधेय किसी भी अनुदित कृति के एक ही अनुवाद को साहित्यिक मूल्यों, संवेदनाओं, भावों की अभिव्यक्ति को मूल पाठ के साथ रखकर उसकी स्तरीयता की समीक्षा करना है। ये विश्लेषण और मूल्यांकन आलोचनात्मक एवं संपूर्ण संप्रेषण की पूर्णता तथा अनुदित पाठ की भाव भंगिमाओं के आधार पर किया जाता है, जबकि तुलनात्मक समीक्षा में एक कृति यानी मूल भाषा में लिखी गई कृति के विभिन्न अनुवादों के माध्यम से उनका विश्लेषण मूल्यांकन किया जाता है और ये देखा जाता है कि इस दौरान कहाँ कहाँ अनुवाद में परिवर्तन हुए, पाठ में कितना विचलन हुआ, पाठ कहाँ बेहतर हो गया, किस अनुवाद में या किस पाठ में बेहतर अनुवाद के संदर्भ में या बेहतर अनुवाद हो पाया और बेहतर तरीके से संप्रेषणीय हो पाया है। तो हमने अनुवाद समीक्षा के 3 मॉड्यूल्स में अलग अलग आयामों की बात की, जिसमें हमने साहित्यिक पाठ के अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर पाठ के अनुवाद समीक्षा, अनुवाद और समीक्षा और समालोचना में अंतर, समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, समीक्षक की भूमिका आदि विभिन्न चरणों की चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों ही सत्र या तीनों ही मॉड्यूल आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। राजेश जी, मेरे को लगा 5 मिनट है अभी। हाँ मैं 26 मिनट देख के गया ना, तो मेरे को लगा 5 मिनट है। नहीं अब तो हो गया होगा।